वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। होमवर्क किया किया? हाँ, मैं चेक करूंगी आज किसने होमवर्क नहीं किया। एक दो तीन। सी, क्वेश्चंस में से एक आधा नहीं आया वो अलग बात रहती है। एक आधा नहीं आया वो अलग बात है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैं समझाऊंगी जो नहीं आया। बट किसने क्वेश्चन मतलब होमवर्क अटेम्प्ट ही नहीं किया? और देखने दो मेरे को कौन किसने नहीं किया, क्या रीजन है। खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पता ही नहीं था होमवर्क है मतलब? तू क्लास में रहता है कि नहीं? सभी लोग आगे आके बैठ गए। अच्छा, तुम लोग एक काम करो ना, सेकेंड बेंच पे बैठ जाओ। वो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको दिखता नहीं है। सेकेंड या थर्ड बेंच पे तुम लोगों के म्यूचुअल हाइट के हिसाब से देखो थोड़ा। और लड़कियां छोटी छोटी है, उनको दिखेगा नहीं। पीछे इधर ही बैठो, आगे ही बैठो, बट एक बेंच या दो बेंच शिफ्ट हो जाओ, कोई नहीं। तुम लोग आगे शिफ्ट हो जाओ। तुम लोग आगे आओ, उन लोगों को उधर बैठने दो। और होमवर्क निकाल के रखो। वैसे करो, दो लोग पीछे जाओ। हाँ, ये नहीं दिख रहा होगा तो तू आगे आ जा। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, कोई दो लड़कियां। ये मिताली और आर्या आगे आ जाओ। तुम मिताली और अवनी आगे आ जाओ। आर्या भी आगे आ जा। उधर दिखेगा नहीं वो लड़कों के इसमें। तुम लोग इस शिफ्ट हो जाओ इधर। हाँ हाँ, बैठ जा, इधर बैठ जा। चलेगा। चेक कर रही हूँ तुम लोगों का। जिसने होमवर्क किया वो निकालो। एक आध क्वेश्चन नहीं आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन भी लिख दिए? नहीं ना? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे क्यों बैठा है? होमवर्क नहीं किया जिसने, मैंने सबको खड़े होने के लिए बोला है। था नहीं था वो मैं डिसाइड करूंगी। और तू रूडली बात करना बंद कर। मैं था नहीं था वो मैं डिसाइड करूंगी। प्रियंक को क्या हो गया है? पीछे जाके ये करो, उसको बोलना। प्रियंक, ठीक है। मैं उस दिन एब्सेंट थी और लेक्चर भी नहीं डाला। ठीक है। सारे आए? एब्सेंट थी? तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो सैटरडे एब्सेंट था? बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। प्रेजेंट होके होमवर्क नहीं किया ऐसा कौन है? 1 2 3। अवनी का भी सेम इशू है, किया है लेकिन घर पे। और पुरानी वाली नोटबुक? मुझे सच में समझता नहीं है, अगर मैंने बोला है कि मैं होमवर्क चेक करने वाली हूँ, तो एटलीस्ट एक दिन के लिए तो नोटबुक लाना चाहिए ना। और एक
तुम लोग मन से डिसाइड कर लेते हो, मैं नहीं था तो मुझे बैठना है। ठीक है, वो बुक ये हो गई, फट गई है। ठीक है, बैठ। क्यों नहीं किया रोहन? सैटरडे को आया था और घर पे गया था, सब लोग घर पे ही जाते क्लास के बाद। पूरा मिस हो गया। ठीक है, बैठ जा। एक आया नहीं, क्या प्रॉब्लम है? तू भी एब्सेंट थी? सीरियल वाइज नहीं है सर, इस साइड मेरा अभी आयुष एक साथ ही भिड़ते दिखता है। आयुष किधर है? वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो बोला दिखा ये पहले का दिखा। आया क्या सब? वो सेकंड और 9th वाला दूसरे बुक में लिखा है ना, आपने पहले लिखा है। अभी नेक्स्ट टाइम से डाउट वाला क्वेश्चन अभी किया, बाकी के दूसरे बुक में बैठ जा। अभी नेक्स्ट टाइम से जो भी होमवर्क वगैरह है ना, ग्रुप पे डालिए करेंगे, मैं खुद डाल दूंगी, सो दैट तुम लोगों को आइडिया रहे कि होमवर्क था। ऐसे तो सारी बातें पता चल जाती है, लेकिन होमवर्क दिया है ये नहीं कम्युनिकेट करते हो आप दोस्तों को, अरे वो 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ऐसा नहीं बोलोगे। बाकी क्लास में क्या हुआ सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे। क्या एक्सप्लेन करनी था मुझे? रैटिफिकेशन प्लेज भी करना था। ओके, रैटिफिकेशन का मतलब है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन है, प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को एक अथॉरिटी दी कि देख तू, लेट्स से वो पानीपुरी वाला एग्जाम्पल, पानीपुरी वाले एग्जाम्पल में जो पानीपुरी वाला ओनर था, उसने पानीपुरी सेल करने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया, बोले तू मेरे बिहाफ में क्या कर, पानीपुरी सेल कर, इतना इतना कमीशन। अभी हुआ ऐसे कि पानीपुरी वाला जो है ओनर, मतलब जो प्रिंसिपल है, उसने क्या किया, एजेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि देख तू किसी को उधारी मत देना, 1000 से ऊपर क्या करना, उधारी मत देना, मैक्सिमम 1000 तक। अगर 1000 तक तूने 1000 के ऊपर अगर किसी को डेट दिया तो देन यू विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा प्रिंसिपल ने बोला। तो एक बार क्या हुआ, वो जो एजेंट है उसके फैमिली मेंबर्स आ गए पानीपुरी खाने। अभी फैमिली मेंबर्स है तो मना कैसे कर पाता वो, तो उसने क्या किया, उन लोगों को 3000 रुपए का, 3000 रुपए का क्या किया, उधार दिया, 3000 रुपए का उधार दिया। और ये नट्टू था ना, नट्टू जो है वो एजेंट था, तो और पानीपुरी स्टॉल वाली मैं थी, मैंने ही एजेंट को साइन किया था नट्टू को, और बोला था 1000 रुपए तक उधारी देना, उसके ऊपर मत देना। तो यहाँ पे उसकी, नट्टू की जो गर्लफ्रेंड है नट्टी, उसके फैमिली वाले आ गए, नट्टी के सारे फैमिली वाले आ गए। तो अभी पहचान है,
वो हिसाब से उसने क्या किया, उनको 3,000 रुपए का उधार दिया, 3,000 रुपीज का पानीपुरी। कितना अथॉरिटी में था, ओनली 1,000 रुपीज। सो प्रिंसिपल ने सिर्फ 1,000 तक का उधारी देने के लिए क्या किया था, उनको क्या था, एजेंट को। उसके ऊपर अगर एजेंट ने कोई उधारी दिया है, उधारी देने का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग डेट प्रोवाइड करना बेसिकली। सो दिया तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल लाइबल रहेगा, जस्ट इन केस अगर सामने वाले पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो प्रिंसिपल वोंट बी लाइबल, क्योंकि वो एक्सीड द अथॉरिटी है, अथॉरिटी को एक्सीड किया है। बट अगर यही एक्ट को यही एक्ट को रैटिफाई कर दिया प्रिंसिपल ने, मतलब मैंने क्या बोला, चल ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जो 1,000 रुपए बोला था अभी उसको मैं एक्सीड करके 3,000 रुपए तक का डेट लेके आती हूँ, तो कल जाके अगर डिफॉल्ट किया सामने वाली पार्टी ने, तो लाइबिलिटी किसका रहेगा, लाइबिलिटी विल बी ऑफ प्रिंसिपल। अभी रेटिफिकेशन एक्सप्रेस होता है, मतलब क्या, प्रिंसिपल ने बोला और काम को रेटिफाई कर दिया, ये तो बहुत सिंपल है कि हाँ चल मैं तेरे काम को अप्रूव कर रहा हूँ। सेकेंड है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब क्या, प्रिंसिपल को एक्टिविटी करेगा जिससे क्या पता चलेगा कि जिससे उसने क्या किया है, ये जो उसका अथॉरिटी है उसको एक्सीड किया है। अब ये जो 3,000 रुपीज था, इनको अल्टीमेट पता है, ये नट्टी के फैमिली वाले जो है इनको पता है कि ये पानीपुरी का स्टॉल है, ये राधिका मैम का है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा नंबर निकाला और फाइनली मुझे ही 1,500 रुपीज का पेमेंट कर दिया, और बोले जो रिमेनिंग 1,500 रुपीज है वो हम कुछ टाइम बाद करेंगे, 8 दिन बाद पेमेंट करेंगे। और मैंने ये 1,500 रुपीज को एक्सेप्ट किया, 1,500 रुपीज को एक्सेप्ट किया। तो अल्टीमेटली क्या, मैंने काम को, मेरे काम को, ये जो मेरे अथॉरिटी को इम्प्लाइडली अप्रूव कर दिया, इम्प्लाइडली अप्रूव कर दिया। वैसे मैंने स्पेसिफिकली क्या बोला था एजेंट को कि 1,000 से ऊपर मुझे उधारी देना नहीं है, बट क्या मुझे सामने वाले पार्टी ने 1,500 रुपया दिया तो मैंने वो अप्रूव कर दिया, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इट इज इम्प्लाइड, मैंने मेरे एक्शन से क्या कर दिया, मेरे एक्ट को रेटिफाई कर दिया, एंड देन आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 3,000 रुपीज, कंप्लीट 3,000 रुपीज। अगर रिमेनिंग 1,500 के पेमेंट में कस्टमर ने अगर डिफॉल्ट किया तो लाइबिलिटी किसका रहेगा, प्रिंसिपल का रहेगा, क्योंकि मैंने इम्प्लाइडली मेरे अथॉरिटी को ओवर एक्सीड कर दिया है, ओवर रूल किया है। सो राइटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, आइदर बोल के हो सकता है, वो तो बहुत सिंपल है, आइदर इम्प्लाइड मतलब प्रिंसिपल कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे पता चलेगा कि इसने वो एक्ट को फर्दर रैटिफाई कर दिया है। नकुल उसको उठा, हेड डाउन मत करो, अच्छे से बैठो। तुम लोगों का क्या है? आए दिन मैं रोज एक ही पर्सन को बोलती हूँ, हेड डाउन मत करो, अच्छे से बैठो। जिनकी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, एक जनरली भी मैं रोज किसी ना किसी को बोलती रहती हूँ। तुम लोग ऐसे लेट के क्यों पढ़ते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? ढंग से बैठ नहीं सकते हो क्या? कोई लेट रहा है, कोई ऐसे सो के लिख रहा है, एटलीस्ट जब सुनते हो तब तो अच्छे से बैठा करो। Knowledge, valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact of the case is materially defective. इसका मतलब है अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एक्ट को रेटिफाई तो कर दिया, बट जो एजेंट ने जो अथॉरिटी को, या एजेंट ने जो अथॉरिटी को ओवर रूल किया था, ये बाद में पता चलता है कि उसने कुछ फॉल्ट किया था या कुछ प्रॉब्लम किया था। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, उसने कॉफी का मशीन ऑर्डर करने के लिए एक एजेंट को हायर किया, बोले अपने ऑफिस में मस्त पैकी कॉफी का मशीन करेंगे, ऑर्डर कॉफी का मशीन लेके आएंगे, अपना बजट है लेट से 25,000 तक, उसके आसपास क्या करना, मशीन को देखना, देख 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो एजेंट ने क्या बोला, ठीक है सर, और एजेंट निकल पड़ा सर्च करने के लिए। अभी एजेंट के पास ऑलरेडी एक कॉफी मशीन था जो उसने उसके घर के लिए लिया था, दैट वाज फॉर 22,000 रुपीज, और इमेजिन दैट वाज फॉर 28,000 रुपीज, ठीक है।
और ये एजेंट ने क्या सोचा कि वैसे भी मैं घर पे मशीन यूज नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये प्रिंसिपल को चिपका देता हूँ, प्रिंसिपल को सेल कर दूंगा। तो ये एजेंट ने क्या बोला, सर एक मशीन है मार्केट में, जस्ट लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बस उसके लिए आपको थोड़ा बजट एक्सीड करना पड़ेगा। जो आपका 25,000 का बजट है, आपको उसका 28,000 करना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो उसने खुद का ही ओनरशिप है, मतलब अल्टीमेटली वो मशीन खुद के लिए ली थी, वही मशीन उसने क्या किया, प्रिंसिपल को चिपका दिया। तो प्रिंसिपल ने 28,000 रुपीज पे किया। अभी बाद में पता चलता है प्रिंसिपल को कि ये जो मशीन ला कर दी थी एजेंट ने, ये खुद उसने मार्केट में लाई नहीं, या उसके घर की थी मशीन, या उसके घर का वो माल था अल्टीमेटली। सो यहाँ से क्या मटेरियली, यहाँ के मटेरियल फैक्ट्स में डिफेक्ट है। हाँ, मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल को वो सारी चीजें पता चलनी चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसने कहाँ से बाय किया, जैसे कि कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट मिला, क्या ब्रांड है, ये सारी चीजें किसको पता चलनी चाहिए, प्रिंसिपल को। अगर ये चीजों में डिफॉल्ट किया एजेंट ने, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल के पास ऑप्शन होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे, जाओ मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है। सो क्या ये 28,000 की मशीन बाय करने के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा? नॉट एट ऑल। अगर मटेरियल डिफेक्ट है या मटेरियल फैक्ट्स में अगर प्रॉब्लम है, एजेंट ने कुछ झूठ बोल के या मटेरियलिटी छुपा के अगर प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रिंसिपल विल हैव ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स प्रिंसिपल कैन मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड वन। होल ट्रांजेक्शन कैन बी रेटिफाइड। इसका मतलब है अगर रेटिफाई करना है प्रिंसिपल को कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रांजेक्शन, तो इधर पूरा रेटिफाई कर सकता है या फिर पूरा डिसो कर सकता है। 1,000 का जो उधारी था, अगर वो एक्सीड कर देगा, तो अल्टीमेटली 3,000 का उधारी दिया एजेंट ने, सो इधर वो पूरे 3,000 के लिए एक्सेप्टेंस देगा या फिर 3,000 के लिए रिजेक्शन देगा। प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोल सकता कि आई विल अप्रूव ओनली टिल 2,000, बचा हुआ ऊपर का 1,000 तू देख लेना। सो रेटिफिकेशन प्रिंसिपल के तरफ से इधर कंप्लीटली होता है या फिर कंप्लीटली रिजेक्शन होगा। हो जाएगा या फिर ऑल्ट्रेशन हो जाएगा ना, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया, पहला जो 1,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट था, ओके यू मीन टू से फॉर द होल ट्रांजेक्शन? नो, रेटिफिकेशन एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है। जैसे नट्टू और नट्टी के केस में उसने 3,000 का उधारी दिया, तो प्रिंसिपल बोल सकता है हाँ चल, नट्टी के फैमिली मेंबर को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो पैसा नहीं डुबाएंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फर्दर रेटिफाई कर दूंगा। तो ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन principal is liable for the 3,000 rupees, otherwise for all other transaction he will be liable for 1,000 rupees। रैटिफिकेशन की वजह से कोई थर्ड पार्टी को इंजरी नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली थर्ड पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए। रैटिफिकेशन शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम। मतलब क्या है कि एक प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अभी एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन खंडर पड़ी है, एजेंट को ऐसा लग रहा है या फिर उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि ये प्रॉपर्टी के रेट फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाले, तो एजेंट ने क्या सोचा कि प्रिंसिपल को कन्विंस करेंगे, प्रिंसिपल को बोलेंगे कि अगर हो सकता है तो ये प्रॉपर्टी बाय कर लो। प्रिंसिपल ने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी बाय करना तेरे अथॉरिटी में नहीं है, मतलब मैंने इसको परमिशन नहीं दिया है, फिर भी तुझे अगर बाय करना है तो तेरे रिस्क पे बाय कर सकता है। एजेंट को क्या लगा कि ये प्रॉपर्टी सच में बहुत अच्छी है, तो वो एजेंट ने प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अभी कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद प्रिंसिपल को भी लगने लगा कि सच में ये प्रॉपर्टी के क्या है रेट फ्यूचर में बढ़ने वाले, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को बोला देख जो तूने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, मैं वो वाले ट्रांजेक्शन को या वो वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता हूँ, मतलब अभी इसके लिए लाइबल कौन रहेगा, प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। तो क्या ऐसा कर सकता है प्रिंसिपल को? नहीं कर सकता। प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट के बारे में पता चलने के बाद उसने रेटिफाई किया, तब तक रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका था, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ऑलवेज रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम। एकदम 2-4 साल बाद आके अगर प्रिंसिपल बोलेगा एजेंट को कि अरे तूने वो जो जमीन ली थी 4 साल पहले, मैं उसको रेटिफाई करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, रीजनेबल टाइम खत्म हो गया है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन। अगर प्रिंसिपल ने एक्ट को अप्रूव कर दिया है, ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया है, तो क्या उसको
कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द एजेंट। हाँ, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, एजेंट को कैसे पता चलेगा कि वो उसके अथॉरिटी में आया है या नहीं? सो देयर शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेशन ऑफ रैटिफिकेशन। जो एक्ट रैटिफाई कर रहे हैं प्रिंसिपल, वो क्या होने चाहिए? वो लीगल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। वॉइड एक्ट को कैसे रेटिफाई करेगा? अल्टीमेटली वॉइड बन जाएंगे। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ने अथॉरिटी या प्रिंसिपल के अथॉरिटी के अंदर ही एजेंट को काम करना पड़ता है। अगर एजेंट वो अथॉरिटी एक्सीड कर दे तो लाइबिलिटी किसका होगा? एजेंट का रहेगा। बट अगर एजेंट अथॉरिटी एक्सीड करने के बाद भी प्रिंसिपल उसको रेटिफाई कर दे, रेटिफाई मतलब हाँ चल ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ, तो देन उसके लिए लाइबल कौन रहेगा? ऑलवेज प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। बट अगर रेटिफिकेशन थर्ड पार्टी को इंजर्ड करता है तो दैट रैटिफिकेशन वुड बी वॉइड। अगर रैटिफिकेशन में मटेरियल फैक्ट्स में अगर डिफेक्ट है, एजेंट ने मटेरियल फैक्ट छुपाए हैं प्रिंसिपल से, तो देन दैट रैटिफिकेशन वुड बी वॉइड। क्या आधा अधूरा ट्रांजैक्शन को रैटिफाई कर पाएंगे क्या? नहीं, आइदर होल ट्रांजैक्शन को रैटिफाई करना पड़ेगा या फिर होल ट्रांजैक्शन को डिसो मतलब रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या रैटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम चाहिए? यस, ratification should always be done by the principal within reasonable time। और क्या चाहिए था आपको? समझा क्या रेटिफिकेशन वाला? सब कुछ एकदम अच्छे से। रेटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें रेटिफिकेशन वाला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। Ratification of the agency is valid even if the knowledge of principle is materially defective. True or false? That is false, incorrect. So you need to give the reason. जहां पे material defect है वहां पे principal can avoid the contract definitely। बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। किसको एक आध क्वेश्चन नहीं आया था ना? किसको नहीं आया था? 7वां तो थी। ओके, हस्बैंड मैंने कब पढ़ा था? सैटरडे को आई गेस। सो मे बी फ्राइडे पढ़ा था। ओके, सो फ्राइडे में भी जो लोग नहीं रहेंगे उनको हस्बैंड वाइफ वाला जो इम्प्लाइड अथॉरिटी का कंसेप्ट है वो नहीं पता होगा। शॉर्ट में बता देती हूँ। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब पता है ना? इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब इट इज अनसेड, इट इज अनटोल्ड दैट सामने वाला बंदा क्या है? दूसरे वाले का एजेंट है या दूसरे वाले के काम के लिए लाइबल है। जैसे प्रिंसिपल और एजेंट, अगर एजेंट ने कुछ काम किया विद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो उसके लिए लाइबल कौन माना जाएगा? प्रिंसिपल माना जाएगा। दैट इज अनटोल्ड, दैट इज अनसेड। सो इट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स ऑल द वर्क डन बाय द एजेंट। सर इन द सेम वे हस्बैंड और वाइफ का एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है इसमें इट इज सेड दैट कि वाइफ के जो भी नेसेसिटीज के एक्सपेंसेस रहेंगे, वाइफ के जो भी नेसेसरी के लिए एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे मेडिसिन है, एजुकेशन है, क्लोथिंग है, या जो भी सारे नेसेसिटीज है, अगर वो कहीं से खरीदी करके लेके आ जाए और उसके लिए वो प्राइस ना पे करे तो वाइफ के बिहाफ पे किसको प्राइस पे करना पड़ेगा? अल्टीमेटली हस्बैंड नीड्स टू पे। इट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है, अपने लॉ में ऐसा रूल है कि हस्बैंड वुड बी कंसिडर एज प्रिंसिपल ऑफ वाइफ, वाइफ वुड बी कंसिडर एज एजेंट। अगर वाइफ ने कोई एक्सपेंसेस किए, दैट टू फॉर ओनली नेसेसरीज, नहीं तो पता चले BMW लेके आई उसके लिए हस्बैंड को पे करना पड़े, ऐसा नहीं। सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर वाइफ ने कुछ किए हैं और उसने पे नहीं किया तो फॉर दिस एक्सपेंसेस हस्बैंड इज लाइबल टू पे। वो कंसेप्ट मैंने लिखवा के दिया है, आप ले लेना, है ना? एक बार गो थ्रू करो, रीड करो, और उसमें भी अगर कुछ नहीं समझा तो देन फिर आके मुझे पूछो। उसमें एक पॉइंट और ऐसा है कि यहाँ पे कंडीशन एक फुलफिल होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड स्टे टुगेदर, दोनों साथ में रहने चाहिए, तभी जाके हस्बैंड विल बी लाइबल फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ। बट और एक चीज है, अगर वाइफ के फॉल्ट के बिना, वाइफ के गलती के बिना अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग रह रहे हैं
तो वो केस में भी हस्बैंड क्या कर सकती है? वाइफ क्या कर सकती है? हस्बैंड के वाइफ उसके नेसेसिटीज के लिए हस्बैंड का क्या ले सकती है? क्रेडिट यूज कर सकती है। हाँ, समझ में आया? और कुछ मैं समझाऊं? क्या समझाना था प्लीज? किसी का डाउट था? किसका डाउट था? लिखा था। हाँ, सब एजेंट ये तीन थे, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय हु? एजेंट, यस। सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एजेंट। क्या सब एजेंट का अपॉइंटमेंट लॉफुली वैलिड है? नहीं, सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इज नॉट लॉफुली वैलिड। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल। अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब प्रिंसिपल का एजेंट ही माना जाएगा, बट सब एजेंट किसका एजेंट माना जाएगा? एजेंट का माना जाएगा। क्या प्रिंसिपल सब एजेंट के सब एजेंट के कामों के लिए लाइबल होगा? नो, सब एजेंट ना, प्रिंसिपल वोंट बी लाइबल, एजेंट विल बी लाइबल फॉर हिज एक्टिविटीज। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में कुछ किया तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल रहेगा? यस, क्योंकि अल्टीमेटली दैट हैज बीन हायर्ड बाय द प्रिंसिपल, सो वो प्रिंसिपल का ही एजेंट हुआ। और कोई स्पेसिफिक डाउट है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में? ये चैप्टर समझा क्या? सबसे पहले हमने एजेंसी देखा। क्या एजेंसी का डेफिनेशन लॉ में कहीं गिवन है? नहीं। एजेंट का डेफिनेशन इज गिवन, प्रिंसिपल का इज गिवन, बट एजेंसी का डेफिनेशन इज नॉट गिवन। फिर हमने देखा कि दो टाइप्स के एजेंट होते हैं जनरली, देयर इज सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट को अपॉइंट करना इज नॉट लॉफुल, दैट इज अनलॉफुल। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड बाय substituted agent is appointed by principal, so that will be valid. क्या क्या प्रिंसिपल उसके अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है? हाँ, कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। यस, उसको क्या बोला जाएगा? अगर प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया, जो पहले उसने अथॉरिटी दिया था वो अथॉरिटी को बढ़ा दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा रैटिफिकेशन। उसको धक्का मार। एजेंसी इज इम्प्लॉइड, yes, it is a contract, definitely it is a. अच्छा, we can write like this कि agency is an implied contract between principal agent, but there is no specific definition in the law for agency, ऐसा। क्या एजेंट की ड्यूटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट? टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शन, टू एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। इमरजेंसी में अगर प्रिंसिपल ने अथॉरिटी को एक्सीड किया तो जस्ट टू प्रोटेक्ट और जस्ट टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस, देन हु विल बी लाइबल? और अथॉरिटी तो एक्सीड कर दी। बट इमरजेंसी सिचुएशन में गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड्स को लॉस से बचाने के लिए क्या किया है उसने? वो एक्टिविटी किया है। तो यस, उसके लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? अगर वो प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना चाह रहा है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, देन ओनली ही कैन टेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ इमरजेंसी में। कैन प्रिंसिपल और कैन एजेंट डील ऑन हिज ओन अकाउंट? नहीं, एजेंट को हमेशा प्रिंसिपल के डायरेक्शन या प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करना पड़ेगा। एक बार ड्यूटीज एंड राइट ऑफ एजेंट, ये जो बॉक्स है ना, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट ऑफ एजेंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। हाँ, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, ये स्पेसिफिकली सारी चीजें गो थ्रू करो। इसमें क्या नहीं समझा है मुझे बोलो। लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास, बस ये गो थ्रू करो। एजेंट के क्या ड्यूटीज होंगे, क्या राइट्स होंगे, कौन से केस में एजेंट पर्सनली लाइबल होगा, देख लो एक बार।
प्रियांक को क्या फीवर आया क्या? उसको जाना है तो घर पे छोड़ के आ जाओ। बहुत ज्यादा अगर बीमार है तो घर पे छोड़ के आ जाओ। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनीफाई करना मतलब नुकसान का भरपाई करके देना। तो एजेंट के अगर हाथ से कुछ लॉस हुआ है तो क्या उसको प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना होगा, या फिर अगर एजेंट ने अथॉरिटी को एक्सीड किया वो भी इंडेमनीफाई करना हुआ उसे। हाँ, राइट टू, राइट टू लीन। हाँ, राइट ऑफ लीन। हाँ, नहीं दिया पैसा, वो गुड्स को लीन कर सकता है। एजेंट के पास अभी जनरली अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा। इमेजिन, स्टॉक पड़ा हुआ है तो एजेंट बोल सकता है ये स्टॉक में डिसबर्स नहीं करूंगा या कस्टमर को नहीं दूंगा जब तक आप मेरी पिछली सैलरी या पिछला मेरा जो कमीशन है वो नहीं दे सकते हो। डिलीवर कर दिए तो देन राइट ऑफ लीन विल ओवर एज सुन एज गुड्स क्या हो जाते हैं, पोजीशन में से चले जाते हैं। राइट ऑफ लीन कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड व्हेन गुड्स आर विद द पोजीशन ऑफ द पर्सन। लीन का मतलब होता है रिटेन द गुड्स। अगर ये मेरे पास है तो मेरे पास ही रखना। एक बार मैंने इसका डिलीवरी दे दिया तो क्या मैं इसको रिटेन कर पाऊंगी? नॉट पॉसिबल। सो लीन तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब गुड्स एजेंट के पोजीशन में हो, अदरवाइज वो अलग कुछ अपनाएगा, स्यू करेगा प्रिंसिपल को कि मेरा कमीशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया। एजेंट के कौन से केसेस में पर्सनल लाइबिलिटी है देखा? अगर प्रिंसिपल फॉरेन में होगा तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, या फिर इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल है जैसे माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो, प्रिटेंडेड एजेंट है। प्रिटेंडेड एजेंट मतलब क्या? बस एग्जिट कर मैं एजेंट हूँ, हालांकि वो खुद ही ओनर है बिजनेस का। किसी बड़े आदमी का नाम ले लिया, बोले मैं ये इनका एजेंट हूँ, इनके बिहाफ पे बिजनेस चल रहा है। कौन सा? शोरूम वाला एग्जाम्पल नहीं। सपोज एक पर्सन ने बोला कि मैं मिस्टर अंबानी का एजेंट हूँ और वो नाम पे उसने गुड्स सेल करना चालू कर दिया, उसको सेल बढ़ रहा है। नहीं, वो फर्स्ट कॉपी रहती है। दैट इज फर्स्ट कॉपी। वो सेल करना इज अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बट मतलब ऐसा कोई फर्स्ट कॉपी बोल के, ओरिजिनल बोल के अगर फर्स्ट कॉपी सेल कर रहा है तो वो तो अल्टीमेटली फ्रॉड ही हुआ ना। हम लोग उससे दिया हुआ पैसा क्लेम कर सकते हैं। ये भी तो वॉइड है, ऑफ कोर्स इट इज वॉइड। सो अल्टीमेटली पर्सनल लाइबिलिटी किसका आ जाएगा? एजेंट का ही आएगा ना। उसने ऐसा किया भी तो कौन लाइबल है? एजेंट विल बी लाइबल। हाँ, अगर वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट करता है जैसे अंबानी, और उसको पता चला कि उसके नाम से कुछ हो रहा है, तो कैन ही क्लेम डैमेजेस? ऑफ कोर्स ही विल। एक्ट्स बियॉन्ड द अथॉरिटी, अथॉरिटी अगर एक्ट्स बियॉन्ड अथॉरिटी है और उसको रेटिफाई नहीं किया है प्रिंसिपल ने, तो देन एजेंट विल बी होल एंड सोल लाइबल। चलो स्टार्ट करो फिर से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1। नहीं, मैंने क्या बोला था देखो, मैंने क्या कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे यूनिट होने के बाद विद इन सम डेज हम क्या करेंगे, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करेंगे। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि यूनिट 1 2 3 4 5 6 बहुत टाइम हो गया है। तुम लोगों को डाउट्स? हाँ हाँ। नहीं, वो नहीं हड़प सकता, डैमेजेस क्लेम करेगा। मेरा नाम क्यों यूज किया? क्योंकि गुडविल हैज वैल्यू। हाँ, बट क्या है, अभी हर एक पर्सन का गुडविल अलग होता है। अगर हम मिस्टर अंबानी की बात करें तो उनका गुडविल करोड़ों जो में होगा। तो एजेंट अगर उनका नाम यूज कर रहा है, वो उनको गुडविल के पैसा देना पड़ेगा।
जितना पैसा कमाए उससे 10 गुना तो उसको गुडविल का देना पड़ेगा। अल्टीमेटली हर एक पर्सन का गुडविल उसके इससे बनता है ना, सो इट हैज वैल्यू। हाँ, क्या बोल रहे थे? यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे कौन नहीं था? 1 2 3 4 5 6 7, गौरव भी नहीं था, तू भी नहीं था। 8 9, हाँ 6 7 यूनिट के बाद ये लोग आए हैं। तो हम लोग क्विकली, तुमको समझेगा क्विकली मतलब एडजस्ट बोल रही हूँ, हम लोग क्या करेंगे, क्विकली आराम से अच्छे से पूरा के पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे विद इन सम डेज। आकांक्षा भी नहीं थी ना, आई गेस थी ओके। 1 को नहीं थी तू शायद, चलो एनीवेज। हाँ 1 इजी है। अब ये लोग क्या है, लेट ज्वाइन हुए हैं, इन लोगों ने ऐसा टफ पढ़ लिया है तो यूनिट 1 इन लोगों को भी इजी लगेगा, क्योंकि इनका ऐसे डिफिकल्टी लेवल उल्टा हो गया है, पहले ज्यादा डिफिकल्टी लेवल देन एकदम नॉर्मल। तो तुम लोगों के लिए बहुत बेसिक रहेगा, क्योंकि मैं वैलिड वॉइड ये वर्ड बार बार यूज करती हूँ, तो एक आइडिया तो आ गया होगा कि वैलिड मतलब हो सकता है, वॉइड मतलब नहीं हो सकता है। तो ये एक बेसिक आइडिया तो तुम लोगों को आ ही गया होगा, पढ़ने में मजा आएगा। मिला क्या, दिखा गया? चलो, so today we are starting with the revision of Indian Contract Act 1872। देखो, यूनिट 1 लिखना कुछ नहीं है, मन लगा के इधर ध्यान देना है। आई एक्सपेक्ट या आई होप कि आपके नोट्स सारे कंप्लीटेड है? यूनिट 1 के है क्या? अभी मैं यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ तो उस पर फोकस करेंगे, तो तुम लोग तुम्हारे रिटर्न नोट्स खोल के रख सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन का मतलब होता है जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पूरे के पूरे इंडिया में मतलब अपने इंडिया के मैप में जो भी सारे स्टेट्स रहेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक, ऑल द स्टेट दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया हुआ है, इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक्ट का मतलब होता है पार्लियामेंट में कोई टॉपिक या कोई मुद्दा क्या होता है, जनरली डिस्कस किया जाता है और उसके ऊपर उनको क्या करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है, और मेजोरिटी से डिसीजन आ जाएगा, ये जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उससे डिसीजन आ जाएगा और वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बिल बिकम्स एन एक्ट। एक बिल पास होता है, बिल मतलब एक डिसीजन, जनरली एक बिल पास होता है और सबके सहमति से अगर सबको सही लगे तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। एक्ट का मतलब होता है एक रूल that will be applicable to all the Indians। 1872 का मतलब है कि ये एक्ट आया है 1 सितंबर 1872 में, इसके लिए इसको 1872 नाम दिया है, 1 सितंबर 1872। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जनरली एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे समझेंगे, उसमें होता है एग्रीमेंट और उसमें होता है इनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
जैसे कि आप एक दुकान पे गए, आपको खरीदना है ड्रेस, कपड़े खरीदने गए आप या बुक्स खरीदने गए, तो आपने दुकानदार को बोला कि सर क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो दुकानदार ने बोला सर इसके 1000 रुपीज होंगे। तो अल्टीमेटली दुकानदार ने आपको क्या देने का प्रॉमिस किया, बुक्स देने का, किसके बदले में, पैसे के बदले में। आपने उसको क्या देने का प्रॉमिस किया, पैसा। तो क्या प्रॉमिसेस इन एक्सचेंज है, यस। दोनों पार्टीज आपस में कुछ ना कुछ प्रॉमिस क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। सम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है बदले में, यू आर गेटिंग बुक्स, द शॉपकीपर इज गेटिंग मनी। सो कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है बट आपको तो बुक्स मिल रहा है ना। तो अल्टीमेटली एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिसेस इन एक्सचेंज होते हैं। मैं आपको कोई प्रॉमिस कर रही हूँ, आप मुझे कोई प्रॉमिस कर रहे हो फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है नॉट ऑलवेज पैसा, इट कैन बी एनीथिंग विच इज इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, नॉट एनीथिंग, समथिंग इन रिटर्न इज अ कंसिडरेशन। बार्टर एक्सचेंज सुना है, बार्टर में क्या करते हैं, जनरली क्लोथ्स दिए जाते हैं, उसके बदले यूटेंसिल्स लेते हैं, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। क्या यहाँ पे पार्टीज के प्रोमिसेस इन एक्सचेंज है, प्रोमिसेस इन एक्सचेंज है। जैसे आपके घर से कुछ सामान जाता है, यू प्रोमिस टू गिव दैट गुड्स, सामने वाला पर्सन कोई आपको यूटेंसिल्स देता है, तो ही प्रोमिस टू गिव दैट गुड्स फॉर सम कंसिडरेशन। आप अगर कपड़े देके यूटेंसिल्स ले रहे हो, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, कंसिडरेशन मतलब जो आपको मिलने वाला है, समथिंग इन रिटर्न, यूटेंसिल्स, सामने वाले को क्या मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, तो क्लोथिंग इज कंसिडरेशन। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा, दो पार्टीज आपस में कुछ प्रोमिसेस एक्सचेंज कर रही है, दैट इज सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर सम कंसिडरेशन। क्या उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है, यस, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, सो दैट इज नथिंग बट एग्रीमेंट। अभी हमारा प्रॉमिस हो गया, सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, इनफोर्सिबल होना चाहिए। सो एवरी एग्रीमेंट शुड बी बैक्ड बाय इनफोर्सिबिलिटी, देन ओनली इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, अभी बहुत आप ऐसे एग्जाम्पल देखते हो जहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस भी है और कंसिडरेशन भी है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है, बन पाता है। जैसे कि आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि तो सीए फाउंडेशन क्लियर हो जा, सीए फाउंडेशन क्लियर होने के बाद मैं मस्त ब्रांड न्यू बाइक, जो भी आपकी मनचाही बाइक है, बाइक लेके दूंगा, या बाइक लड़कियों को जो भी मनचाही गाड़ी चाहिए वो लेके दूंगा, आपके फादर ने प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे प्रॉमिसेस इन एक्सचेंज है। फादर का प्रॉमिस क्या है, फाउंडेशन क्लियर करना, सीए फाउंडेशन क्लियर करना, ये फादर का, सीए फाउंडेशन क्लियर होना ये फादर के लिए कंसिडरेशन है। बट फादर ने क्या प्रॉमिस किया, बाइक, फादर बाइक देने वाले हैं, आप क्या फादर को क्लियर करके देने वाले हो, एग्जाम, सीए फाउंडेशन का एग्जाम। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है, आपके लिए बाइक कंसिडरेशन है, आपके पापा के लिए, आपके लिए बाइक कंसिडरेशन है, आपके पापा के लिए क्या कंसिडरेशन है, रिजल्ट इज कंसिडरेशन। अभी इमेजिन करो आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई कर ली और मार्क्स अच्छे ला लिए, मार्क्स अच्छे ला लिए और आप पास भी हो गए, क्या आपने आपका प्रॉमिस पूरा किया। अभी किसकी बारी है प्रॉमिस पूरा करने की, आपके पापा की, आपके फादर की, बट पापा तो नहीं किया, बहुत गुस्सा है आपको। यहाँ पे एग्रीमेंट तो था ना, प्रोमिसेस इन एक्सचेंज थे, कंसिडरेशन वाज देयर, एग्रीमेंट तो था, मैं बोलती हूँ ये एग्रीमेंट है। बट अगर पापा ने गाड़ी नहीं दी, आप एकदम गुस्से में आ गए, एकदम गुस्से में आ गए, बोले ऐसे कैसे, मैं पास हो गया गाड़ी नहीं लेके आ गए, चले गए पुलिस के पास, मैं कंप्लेन करूंगा, आई विल sue यू इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या मुश्किल हो पाएगा, गाड़ी तो दूर की बात है, आपको जो रहता हुआ घर वो भी नहीं मिलेगा, घर से ऐसे ही निकाल दिए जाओगे, है ना। सो अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट तो माना जाएगा, बट इसे मैं इनफोर्सिबल नहीं बोलूंगी। इनफोर्सिबल क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो फादर और सन या फिर फादर और डॉटर का रिलेशन है, ये सोशल टर्म्स में माना जाएगा,
सोशल टर्म्स में माना जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में नहीं माना जाएगा। इसके लिए दैट कैन बी जस्ट एग्रीमेंट एंड नॉट इन्फोर्सिबल। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हुई ना तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। कोई भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल हुआ तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आप बोलोगे कि हम कैसे समझे कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल है या एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं है? तो वी हैव सम कंडीशंस और वी हैव सम रूल्स जिसको हम लगाएंगे। कोई भी एग्रीमेंट को वो रूल लगाएंगे और चेक करेंगे कि हाँ ये इन्फोर्सिबल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अभी इन्फोर्सिबिलिटी के वी हैव 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स है इन्फोर्सिबिलिटी के। वो अगर हमने एग्रीमेंट को चिपका दिए, जम गया तो कॉन्ट्रैक्ट बना, नहीं जमा तो सिर्फ वो एग्रीमेंट रहा। नंबर 1 रूल इज टू पार्टीज। यहाँ पे क्या बोला है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम कितने पार्टीज होने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टीज शुड बी देयर। अकेला पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं देती रहती हूँ, मेरा लेट से एक पेस्ट्री का शॉप है, मेरा एक पेस्ट्री का शॉप है और दिन भर मेरे शॉप पे कोई गिराइक नहीं है, कोई आज कस्टमर नहीं है। मैंने क्या किया, मेरी जेब में कुछ पैसे थे, वहां पे 2-3 पेस्ट्री रखी थी, उसमें 2 पेस्ट्री खा ली और एक जेब में के पैसे दूसरे जेब में डाल दिया। एक पेस्ट्री थी 50 रुपए की, तो मैंने 100 रुपया एक जेब में से दूसरे जेब में डाल दिया। बोले आज मेरी 100 रुपए की कमाई हुई है। 2 पेस्ट्री खाए ना, 50 की एक, तो मैंने बोला आज मेरी 100 रुपए की कमाई हुई है। ऐसा हो सकता है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कोई भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल होने के लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज, कम से कम 2 से ज्यादा चलेगा कंपनीज है में, पार्टनरशिप्स में या बाकी अदर बिजनेस एजेंसी में, बाकी अदर बिजनेस रिलेशनशिप्स है जहां पे 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो चलेगा। कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। अगर 2 लोग हैं तो क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है? इन्फोर्सिबल। क्या ये इन्फोर्सिबिलिटी के सारे एलिमेंट्स फुलफिल करना होता है? यस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी शुड बी फुलफिल्ड। नंबर 1 है 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फादर और सन का एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि आपको एक बाइक गिफ्ट में देने वाले हैं, यहाँ पे क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन था? नहीं, ये तो मैं सोशल मानूंगी, एक सोशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आपने आपके बर्थडे पार्टी पे आपके फ्रेंड को क्या किया? इनवाइट किया, एक मस्त पार्टी रखी आपने और फ्रेंड को इनवाइट किया, और ड्यू टू सम रीजन आपका फ्रेंड नहीं आया पाया, आपको एकदम गुस्सा आ गया और आपने उसको क्या कर दिया? कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर दिया। हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये हाँ बोल रहे हैं, नॉट पॉसिबल है ना? क्यों? क्योंकि क्या कोई इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का? नहीं था। दैट वाज जस्ट अ सोशल रिलेशनशिप। या फिर लेट से आपने खरीदी किया, गुड्स का खरीदी किया 10,000 रुपए का और आपका 10,000 रुपया देना पेंडिंग है, क्या यहाँ पे देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप? यस। अगर आपने 10,000 रुपया नहीं दिया तो क्या सामने वाला शॉपकीपर आपको कोर्ट में घसीट सकता है? घसीट सकता है। लेकिन बर्थडे पार्टी पे नहीं गए तो कोई कोर्ट में घसीटेगा नहीं। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट आइदर ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। तो ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, बट प्रेफरेबल क्या होगा? प्रेफरेबल रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रूफ रहेगा उसका। कल जाके कुछ फ्रॉड हुआ तो हम दिखा सकेंगे, ये देखो हमारे पास प्रूफ है। सो रिटर्न इज प्रेफरेबल। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब एनी एग्रीमेंट or any transaction should be capable of creating, should be certain about creating any meaning। जैसे आप किसी शॉप पे गए हो, आपने क्या बोला? सर शैम्पू देना, शैम्पू देना, तो आर यू सर्टन? नहीं। आप पर्टिकुलर हो क्या? नहीं हो। आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए आपने वो पूछना चाहिए, मांगना चाहिए। आपने बोला सर शैम्पू देना, तो ही विल आस्क कौन सा शैम्पू चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, कितने लीटर का चाहिए, कितना पैसा का चाहिए, है ना? सो अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यू शुड बी सर्टन अबाउट और यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट द मीनिंग्स, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, फुलफिल होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए।
अभी मैंने ऐसे ही बोल दिया, आई विल क्रिएट ट्रेजर बाय मैजिक, यहाँ पे सब पैसे जमा करो, मैं अचानक से जादू से देखो आई विल क्रिएट ट्रेजर, सबको थोड़ा थोड़ा ट्रेजर बांटूंगी, 100 रुपए जमा करो। और अगर आपने पैसा दे भी दिया और मैंने बोला आंखें बंद करो, तब तक आपका ट्रेजर आपके पास जमा हो जाएगा और मैं पैसे लेके भाग गई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। या जो ये होते हैं चांद तारे तोड़ ले आऊंगा वगैरह वगैरह टाइप्स के प्रॉमिस, क्या ये पॉसिबल है? देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए, आपके फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए, आइदर ओरल और रिटर्न दोनों चलेगा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग शुड बी देयर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी देयर। और कुछ एलिमेंट से मेन क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस चाहिए, है ना? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस शुड बी बैक्ड बाय द इन्फोर्सिबिलिटी। देन फ्री कंसेंट, फ्री ये वर्ड सुना है? कंसेंट ये वर्ड सुना है? कंसेंट का मतलब होता है सामने वाली पार्टी का परमिशन, परमिशन, है ना? तो कंसेंट कैसे चाहिए? फ्री चाहिए। अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी हुई होनी चाहिए, वॉलेंट्रीली, ना कि किसी प्रेशर में, ना कि किसी दबाव में। अगर चाकू की नोक पे सामने वाले पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो क्या वो फ्री कंसेंट माना जाएगा? कंसेंट तो है बट फ्री नहीं है, इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन। मैं आगे वो डिटेल में बताऊंगी कोर्जन। बट अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो उनकी मर्जी से होना चाहिए, एंड अगर वो मर्जी से नहीं है, मतलब कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट एन एग्रीमेंट, क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं है। देन कंपिटेंसी, कंपिटेंसी इज नथिंग बट कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। कौन कौन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? अगर कोई मेजर है, मतलब 18 साल के ऊपर का है, या फिर अगर कोई साउंड माइंड है, साउंड माइंड मतलब क्या? वो पर्सन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में है, येड़ा नहीं है, गजनी नहीं है, पागल नहीं है, मतलब वो डिसीजन ले सकता है। या फिर कोई ड्रंक है, ड्रंक पर्सन क्या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में होता है? नहीं होता है। कोई एक्सेसिव अमाउंट में उसने अगर ड्रिंक किया है तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में नहीं होता है, तो उसे भी वो टाइम पे इनकम्पिटेंट मानेंगे, दैट पर्सन वुड बी नोन एज इनकम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर उसके अलावा कोई पर्सन कॉम्पिटेंट हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। उसे लैटिन वर्ड में क्विड प्रो क्यू बोला जाता है, क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिल रहा है, आइदर मनी और एनी गुड्स, एनीथिंग, दैट इज और सर्विस। सो समथिंग इन रिटर्न। अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको क्या सर्विस मिल रहा है? अल्टीमेटली यस, है ना? सीख रहे हो आप, सो दैट इज सर्विस। आप जो डॉक्टर को फीस प्रोवाइड करते हो, क्या आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विस फीस लेता है, मतलब आपको कंसल्ट करेगा, ये भी एक टाइप का सर्विस हो गया। तो अल्टीमेटली कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ। आप अगर बार्टर एक्सचेंज करते हो तो इसमें कोई इलीगल एलिमेंट इन्वॉल्व है क्या? नहीं। आप कपड़े देके यूटेंसिल्स लेते हो, मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो वैलिड है, लॉ के नजर में ये वैलिड है। बट अगर आपने किसी से जैसे गुड्स ले लिए, गुड्स ले लिए और बदले में उसको बोले मेरे पास 50,000 रुपए तो नहीं है, बट ये 50,000 रुपए का ड्रग्स पड़ा है, तो ये कंसिडरेशन तो हुआ ना। आपने ड्रग्स दिया, वो कंसिडरेशन है सामने वाले के लिए, आपको गुड्स मिले, मतलब आपके लिए वो कंसिडरेशन है। बट ये कंसिडरेशन इन द आईज ऑफ लॉ वैलिड है क्या? दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। सो कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी लॉफुल, शुड ऑलवेज बी लीगल या लीगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। आप जो पर्पस से कोई भी काम में एंटर कर रहे हो या कोई भी ट्रांजैक्शन में जो पर्पस से एंटर कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। क्या पर्पस किसी पार्टी को हार्म करना होना चाहिए? नहीं, क्योंकि किसी, जैसे आपने किसी को अपॉइंट किया, हायर किया, सुपारी दी, किसी को 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए बोले जा, उसको टॉर्चर करके या परेशान करके या किडनैप करके या,
सो आपका ऑब्जेक्ट पर्पस बिहाइंड योर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसी को किडनैप करना. सो किडनैपिंग ये लॉफुल है क्या? इट इज नॉट लीगल इन द आइज ऑफ लॉ, सो इट वोंट बी इनफोर्सिबल. कोई भी एग्रीमेंट अगर वो इनफोर्सिबल हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल नहीं हो है तो आइदर वो एग्रीमेंट ही रहेगा या वो सिर्फ प्रॉमिस ही रहेगा. ठीक है. एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस. या तो एक प्रॉमिस या तो बदले में दो प्रॉमिस. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. हमारा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपका प्रॉमिस हमारे लिए कंसिडरेशन, है ना. सो क्या प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस है और दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट. मैं एग्रीमेंट को प्रोनाउंसिएशन ई पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, इसके लिए एग्रीमेंट का सेक्शन वुड बी 2 सबसेक्शन ई. 2E एग्रीमेंट. ओके. ये सेक्शन 2 क्यों आया मैम? सेक्शन 2 लॉ में जनरली अगर कोई भी डेफिनेशन हम बताते हैं तो ये सेक्शन 2 में बताते हैं, एंड जब भी एप्लीकेबिलिटी बताते हैं तो ये सेक्शन 1 में बताते हैं. सो अगर मैं कोई भी जनरल एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल रही हूँ, अगर डेफिनेशन होगा तो सेक्शन 2 होगा, फिर सबसेक्शन ए बी सी डी ई जो भी होगा. सो एग्रीमेंट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन ई. कंसिडरेशन को मैंने क्या बोला था? वर्ड कौन सा बोला था? क्विड प्रो क्यू. क्विड प्रो क्यू दैट इज समथिंग इन रिटर्न. फिर से बोलो. कंसिडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यू दैट इज हिंदी में, इंग्लिश में इसका मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ. तो क्या वो समथिंग मतलब हमेशा पैसा चाहिए? इट इज नॉट नेसेसरी. हाँ, एडिक्वेसी इज ऑल्सो नेसेसरी. एडिक्वेसी इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी. जैसे कि मेरा एक प्रॉपर्टी है 2 CR का. आई हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 2 CR. अभी मैंने क्या किया? 2 CR का प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू 2 CR है, लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी, इतना महंगा प्रॉपर्टी मेरे किसी रिलेटिव को बस 25 लाख में बेचा. बस 25 लाख में बेचा. लेट्स से ये मैं हूं और ये मेरा कोई रिलेटिव है. प्रॉपर्टी कितने का था? 2 CR. मैंने सेल कितने में किया? 50 लाख. मैंने क्या प्रॉमिस किया? टू सेल द हाउस, टू सेल द प्रॉपर्टी. सामने वाले ने क्या प्रॉमिस किया? टू पे द मनी, पे द प्राइस. मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? उसका प्रॉमिस. मतलब वो जो पैसा देने वाला है 50 लाख, 50 लाख इज कंसिडरेशन फॉर मी. मेरे रिलेटिव के लिए क्या कंसिडरेशन है? हाउस मतलब प्रॉपर्टी. यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉपर्टी 50 लाख में बेचा है. कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होनी चाहिए. क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैंने मेरे मर्जी से बेची है. मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव है. मैंने मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको बस 50 लाख में सेल कर दी. मेरी प्रॉपर्टी में कितने में भी सेल करूं, मेरी मर्जी. मुझे क्या बोलना है? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से, क्या 50 लाख लीगल है? एग्जैक्टली. बट क्या एडिक्वेट है? नहीं, एडिक्वेट नहीं है ना. 2 करोड़ का प्रॉपर्टी मैं 50 लाख में सेल कर रही हूँ, मतलब मैं कोई बुद्धू ही होंगी, है ना. अल्टीमेटली कोई वाइज पर्सन ऐसा करेगा? इतने सस्ते दाम में प्रॉपर्टी रहेगा? नहीं. अल्टीमेटली ये तो लॉस मेकिंग हुआ. बट एडिक्वेसी मैं समझाना चाहती हूँ. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब क्या? ये अगर रिमोट 1000 रुपए का है तो मैं ओनर हूँ लेट से रिमोट की, तो मैंने ये आपको 1000 रुपए में या 1.5 में सेल करना चाहिए. ऐसा कोई एडिक्वेट नहीं है. मैं चाहूं तो इसको 100 रुपया में भी सेल कर सकती हूँ, मेरी मर्जी. सो कंसिडरेशन के लिए ऐसा बोला जाएगा कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. 1 rupee is also considered as consideration, and 100 rupees also consider as consideration. मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने 50 लाख में बेच दी. दैट 50 लाख इज ऑल्सो कंसिडरेशन.
अगर मैं 2 करोड़ की 3 करोड़ में बेचती तो दैट 3 करोड़ वुड ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन. अगर मैंने 50 रुपए में बेच दी तो चलेगा. 50 रुपए इज ऑल्सो कंसिडर एज वैलिड कंसिडरेशन. सो ऐसा कोई एडिक्वेसी नहीं है. इवन 1 रुपी इज ऑल्सो कंसिडर एज वैलिड वन, बट लीगल होना चाहिए. इलीगल नहीं चाहिए, लीगल होना चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट पर्सन शुड बी रिलेटिव. मैं किसी नियर रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, है ना. मैं मेरे किसी अच्छे दोस्त को भी एकदम कम दाम में प्रॉपर्टी सेल कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देर इज नो एडिक्वेसी बिहाइंड द कंसिडरेशन. इट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. यस, बट इट शुड बी वैलिड ऑलवेज. नॉट एडिक्वेट, बट इट शुड बी वैलिड. अगर एग्रीमेंट को ये इन्फोर्सिबिलिटी के 10 एलिमेंट्स मिल जाए तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हाँ. और अगर एग्रीमेंट को 10 एलिमेंट नहीं मिले तो देन इट कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट का सेक्शन है सेक्शन 2E. इन्फोर्सिबिलिटी के कितने एलिमेंट्स है? देर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी. इसके लिए इन्फोर्सिबिलिटी का सेक्शन है सेक्शन 10. प्लेन सेक्शन 10. सेक्शन 10 इज द सेक्शन ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी. फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? वॉलेंट्रीली, अपनी मर्जी से अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट वुड बी कंसिडर एज इफ उन्होंने क्या किया? फ्रीली. फ्रीली क्या किया है? फ्री कंसेंट से या दोनों के आपसी परमिशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है. हाँ, जिनका हो चुका है उनसे एक बात पूछना था. तुम लोग घर पे इतना डिटेल में पढ़ते थे क्या? पढ़ते थे? चलो अच्छी बात है. चलो एक काम करो, गो थ्रू एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वंस विद इन 2 मिनट. अगर कोई डाउट है तो बताओ. एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट गो थ्रू वंस. आपस में बातें क्यों कर रहे हो? गौरव, इधर बोर्ड पे डिस्प्ले किया है. फर्स्ट बेंच पे बैठ के बातें तो कर ही नहीं सकते, मेरे को उल्टा ज्यादा डिस्टर्ब होता है. पढ़ो. पीछे तक दिख रही है? शौनक, उसको छोड़ के आ घर पे सीरियसली. इफ ही इज रियली नॉट वेल ना, ही कैन गो एंड गो टू डॉक्टर, रेस्ट कर पाएगा. कल फिर एकदम ठीक होके आएगा ना. यहाँ पे फोन वगैरह में सोने से और तबीयत खराब हो सकती है. फीवर है क्या उसको? सच में फीवर है, बुखार है? तो घर जाना ही रिकमेंडेबल है ना. छोड़ के आओ उसको, कोई छोड़ के आओ लगे तो. एनी डाउट? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई डाउट है क्या? पढ़ लिया क्या? मैं फिर से समझाऊं, एक बार देख लो. फादर का और आपका रिलेशन कैसा है? सोशल. फ्रेंड्स का और आपका सोशल. मतलब आपके बीच में जो, हाँ, एक दो तीन क्या, उसको पकड़ के थोड़ी. अच्छा. ही इज नॉट एबल टू ड्राइव क्या? ही इज नॉट एबल टू ड्राइव शर्विन. पूछ ले. नहीं, गाड़ी नहीं चला पाएगा. ठीक है, जाओ जाओ, छोड़ के आओ. उसको नहीं जाना है. मतलब इधर ही सोना है ऐसा? खुद से चला जाएगा ब्रेक में? उसको कोई छोड़ के आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. रेड. समझा? पीछे. समझा क्या रोहन? कोई डाउट है? कोई डाउट है? जयेश, एनी डाउट?
तेरे को सोमेश के बाजू क्या नाम है तेरा, महेश ना, कार्तिक, कार्तिक, हाँ, सोमेश कार्तिक समझा, कोई डाउट? एक स्टेटमेंट बताती हूँ, आपको पहचानना है ट्रू और फॉल्स, मतलब ठीक है, गैस करो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यस, ट्रू, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? एग्जैक्टली, एग्रीमेंट में सोशल भी आते हैं, लीगल भी आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन से आएंगे? वही आएंगे जो कि लीगल है, लीगल रिलेशनशिप जहां पे वही आएंगे। हाँ, बैल्फर नाम का एक लड़का था, ठीक है, लड़का था, बोल रही हूँ सो वो हस्बैंड भी था, मिसेस बैल्फर उसकी वाइफ थी, मिसेस बैल्फर। अभी क्या हुआ, ये जो मिस्टर, अपनी लिली वगैरह आएगी ना इधर, इन लोगों को भी पता चले। हाँ, अभी जिनको पता है शांत बैठो, सस्पेंस मत तोड़ना। तो भूल गया क्या इतने जल्दी? ये देखो, मिस्टर बैल्फर और मिसेस बैल्फर दिख रहे हैं, दिख रहे दोनों? हाँ, तो मिस्टर बैल्फर और मिसेस बैल्फर दोनों अच्छे से जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, मिस्टर बैल्फर को फॉरेन में जॉब लग गई, फॉरेन में जॉब लग गई, और मिस्टर बैल्फर ने क्या किया, उसकी बीवी को बोला कि आई विल पे यू मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस ऑफ 50,000 रुपीज, मुझे जॉब के लिए दूसरे दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा, मैं वहां पे ज्यादा पैसे कमाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातचीत हुई। और एक प्रॉमिस किया मिस्टर बैल्फर ने कि 50,000 रुपए में क्या करूंगा, मंथली मेंटेनेंस, मुझे मतलब जो भी खर्चे वगैरह है उसके लिए वाइफ के देने वाला है। तो ठीक है, मिसेस बैल्फर ने ओके बोला। अभी मिस्टर बैल्फर चला गया, अब्रॉड चला गया जॉब के लिए। यहाँ पे पहले कुछ महीने, मतलब पहले 4-5 महीने तक मिस्टर बैल्फर ने तो प्रॉपर प्रॉम्प्टली क्या किया, 50,000 रुपीज भेजा उसके बीवी को। अचानक से 6 महीने के बाद उसके जरा तेवर बदल गए मिस्टर बैल्फर के। रीजन बिहाइंड दैट इज, मिस लिली, उसके ऑफिस में एक न्यू इंटर्न की एंट्री हुई। सो ये जो, हाँ, इंटर्न की एंट्री हुई, ये जो मिस्टर बैल्फर है उसके साथ काम करने के लिए एक इंटर्न है, मिस लिली। तो मिस लिली के चक्कर में वो बहुत सी सारी चीजें भूलने लगा, तो वो ये 50,000 रुपये देने का भी, जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो देने का भी भूल गया। उसकी वाइफ ने वेट किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एकदम उसकी वाइफ बाद में गुस्सा हो गई और वो चली गई कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में चली गई उसकी वाइफ और बोला, सर मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ऐसी बात हुई थी कि वो 50,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस मुझे देने वाले हैं, पे करने वाले हैं, बट फ्रॉम लास्ट सम मंथ्स ही इज नॉट पेइंग, सो आई वांट टू स्यू हिम। मुझे स्यू करना का मतलब होता है आप किसी पे केस फाइल कर रहे हो, तो आई वांट टू स्यू हिम। सो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका केस एंटरटेन नहीं किया या रजिस्टर नहीं किया, क्यों? क्योंकि इट इज कंसिडर दैट देयर इज सोशल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं था। सो यहाँ पे देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एंटरटेन भी नहीं किया जाएगा। दैट विल बी जस्ट एन एग्रीमेंट, जस्ट प्रोमिसेस इन ईच अदर। वो बीवी के खर्चों के लिए इम्प्लाइड है, हाँ, करेक्ट। अगर वाइफ, सी ये तो मेंटेनेंस का पैसा दे रहा है, मेंटेनेंस का अमाउंट, आउट ऑफ दिस अमाउंट वो कुछ भी स्पेंड कर सकती है, बट कल जाकर, अभी ये तो वही केस हुआ विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ आर स्टेइंग अपार्ट,
ये वाला केस हुआ. इन दैट केस ऑल्सो क्या वाइफ उसके नेसेसिटीज के लिए हस्बैंड का क्रेडिट प्लीड कर सकती है. हाँ. सो इमेजिन वाइफ की जो नेसेसिटीज है 15-20 हजार की नेसेसिटीज है, तो वो डेफिनेटली हस्बैंड का क्रेडिट प्लीड कर सकती है. देखो यही बात हो गई ना, पहले डिफिकल्ट और फिर इजी, तो आपको लॉजिक्स ज्यादा इजीली समझेंगे. केस नहीं होगी, केस नहीं होगी. सी केस किसके लिए? 50,000 के लिए नहीं होगी. बट अगर वाइफ ने नेसेसिटीज बाय किए, सो क्या वो रिम्बर्स करने के लिए केस कर सकती है? हाँ, तो होगी. सो अल्टीमेटली वो ऐसा हुआ है ना. हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ दिस 50,000 वो कोई लग्जरियस आइटम बाय करे, जैसे एक आधी कोई 20,000 की वॉच बाय करे या कुछ, तो क्या उसके लिए कर सकती है वो क्रेडिट प्लीड? नहीं, ओनली फॉर द नेसेसिटीज. हाँ. सो नाउ वी हैव सम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझा? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. बोलो मेरे साथ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. फिर से बोलो, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ is known as contract. Correct. What is agreement? Every promise and every set of promises forming consideration for each other. फिर से एक बार बोलो, every promise and every set of promises forming consideration for each other. मेरा ये नॉलेज ज्यादा है. अभी समझा लॉजिक? फिर से एक बार बोलो, every promise consideration for each other. फिर से एक बार बोलो, every promise and every forming consideration for each other is known as agreement. Section of agreement is 2E. कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2H. कॉन्ट्रैक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो वी विल बी हैप्पी. सो H फॉर हैप्पी. सो दैट्स व्हाई इट विल बी 2H. लिखा कैसे जाता है? ऐसे, ब्रैकेट में H. बोला कैसे जाता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन H. सेक्शन 2 सबसेक्शन H ब्रैकेट में है, इसके लिए मैं सबसेक्शन बोलूंगी. अगर यहाँ पे ऐसा होता तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H सबसेक्शन I. बोलते ऐसा है, लिखते सिंपली है, बट अगर आप 2H भी बोलोगे तो भी चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I का क्या? सेक्शन सबसेक्शन रहता है, ऐसा नहीं है. मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकते ना, हो सकते हैं आगे के सेक्शंस सोगा में है ना, सबसेक्शन है, सबसेक्शंस भी है इसके. हाँ, मैं पूरे एक आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, सभी समझे, कल जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. मेरे से पढ़ने तो डिटेल में, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सबसेक्शंस है. इनफैक्ट सोगा में भी कुछ है 2-4. हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कोई ऐसा एग्रीमेंट जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, 10 के 10. अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड वर्ड ये साइलेंट है. सो अल्टीमेटली ऑल द एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या रहेगा? जो सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा. नो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ वैलिड. नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड का मतलब होता है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू एनी रीजन. जैसे कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसमें से एक पार्टी का डेथ हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होएगा नहीं. जैसे इमेजिन करो, एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सडनली एजेंट का एक्सीडेंट हो गया एंड ही कुड नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. अभी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ड्यू टू सम रीजन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं कर पाना या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना होना
is nothing but contract will be void in nature. void के आगे आप a लगाओ, अवॉइड. सो कुछ ऐसी चीज आएगी जिसके वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना पड़ेगा. सिर्फ डेथ हो सकता है नहीं, और जैसे इंसॉल्वेंसी भी एक रीजन है, माइनॉरिटी एक रीजन है, या फिर दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे पार्टी ए और पार्टी बी क्या करने वाली है, कुछ गुड्स में डील करने वाली है. ए बी को गुड्स सेल करने वाले हैं, बी गुड्स को पैसा देने वाले हैं. बट सडनली क्या हो गया, ये जो गुड्स है ये गुड्स से बैन कर दिए गवर्नमेंट ने गुड्स बैन कर दिए. अभी क्या वो सेल कर पाएंगे? नहीं. तो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अवॉइड. ड्यू टू चेंज इन लॉ दे हैड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस देयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी void in nature due to medical emergency. So ऐसी कोई भी चीज आ जाए जिसके वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कर पाए, that contract will be considered as void in nature. स्टॉक है, हमने कुछ गुड्स, लेट से रोहन से हमने क्या किया, कुछ गुड्स का ऑर्डर करवाया, डिलीवरी करवाया गुड्स का. उसका शॉप है, उसका शोरूम है, बोले हमारे लिए शर्ट्स लेके आ जा. सबके लिए ऐसे लॉ इज लव ऑफ लाइफ करके हमने सबके साइज के शर्ट उसको दे दिया, ऑर्डर दे दिया. उसका स्टॉक रेडी है, उसने नीचे गोडाउन में स्टॉक रखा. बोले कल जब मैं क्लास को जाऊंगा तो मैं ये स्टॉक लेके जाऊंगा. सडनली क्या हो गया, रात में बारिश आ गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो सारा स्टॉक जल गया. तो दूसरे दिन क्या वो गुड्स का डिलीवरी कर पाएगा? नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वॉइड हो गया. वॉइड ड्यू टू इलीगैलिटी, इसके लिए वॉइड हो सकता है. वॉइड ड्यू टू इनकैपेबिलिटी, वॉइड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी. सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइड बनेगा. वॉइड मतलब सीज टू परफॉर्म, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. Contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Ultimately, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से सीज हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो गया? वॉइड हो गया. रीड करो. कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable. स्टार्ट. ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो void contract का डेफिनेशन क्या रहेगा? Contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. फिर से एक बार बिना देखे पढ़ो. Contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it, फिर से एक बार, becomes void when it ceases to be enforceable. हाँ, तो सेक्शन हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन J, 2J भी बोल सकते हैं. ठीक है. सबसेक्शंस ये जो मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली ये याद रखो. यूनिट 1 के, अगर यूनिट 1-2 के जो सबसेक्शंस है वो याद रखो. अल्टीमेटली आपको याद रह जाएंगे, ऐसा अपन प्रैक्टिस करवाएंगे. जो याद नहीं रखना है वो तो मैं नहीं बोल रही, क्योंकि ये क्या है, बेसिक सबसेक्शन से, डेफिनेशन से रिलेटेड. तो याद रखो तो बेटर है. नहीं रहा तो भी कोई बर्डन नहीं है, बट कुछ है जो याद रखना है आपको. एक पर 20-25 सेक्शन हार्डली याद करने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में. वॉइडेबल एक हो गया, वैलिड एक हो गया, वॉइड. इलीगल, वॉइडेबल बाद में. इलीगल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ ने स्पेसिफिकली करने से मना कर दिया है, जैसे किसी का मर्डर करना, किडनैप करना, ड्रग्स में डील करना, ये चीजें क्या इलीगल है? हाँ, ये सारी चीजें इलीगल है. सो अगर ये चीजें करते हो तो क्या बन जाएगा? इलीगल. इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. फॉरबिड का मतलब होता है लॉ वो करने से मना करता है, आप ये मत करो, मना करता है. दैट इज नथिंग बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि
अच्छा, एक स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको गेस करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ट्रू की फॉल्स? क्यों? रेज योर हैंड। क्योंकि वो इलीगल है। सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारे, क्योंकि हम उसे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल। फॉल्स? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के लिए सिर्फ इलीगलिटी थोड़ी है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड। सो नॉट नेसेसरीली इट इज ऑलवेज इलीगल। बाकी जो एलिमेंट्स है उसके वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। बट क्या इलीगल होने की वजह से वॉइड होगा? वॉइड ड्यू टू इलीगैलिटी। वॉइड 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 मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितने पार्टीज है? मिनिमम दो। मिनिमम दो पार्टीज। तो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने क्या किया, दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर किया। मजबूर कैसे करेंगे? डरा के, धमका के, अंडू इन्फ्लुएंस करेंगे, चाकू की नोक पर, सुसाइडल धमकी देके, अरे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने तो यहां से कूद जाऊंगा। सो ये अल्टीमेटली क्या हुआ? कोअर्जन हुआ। किसी को धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना मतलब फ्री कंसेंट होगा क्या? देयर इज नो फ्री कंसेंट। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लिया विदाउट फ्री कंसेंट। आई विल से देयर इज नॉट इवन अ कंसेंट। विदाउट फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर भी लिया तो क्या बन जाएगा वो? दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्म्ड एज voidable contract and which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others। इसका मतलब है दोनों पार्टीज के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी इनोसेंट है, एक पार्टी इनोसेंट है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। अभी अपना जो एग्जाम्पल है उसमें गुंडू भाई ने आजोबा के सर पे गन रख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, चलो बोलो प्रॉपर्टी के पेपर नाम कर दो, तो अल्टीमेटली इनोसेंट पार्टी कौन हुई? आजोबा। इनोसेंट पार्टी को हम क्या बोलेंगे? दुखी आत्मा, मतलब अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब होता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, और दूसरी वाली रहती है वो डिफेंडिंग पार्टी, मतलब अदर पार्टी। सो गुंडू भाई ने आजोबा के साथ कुछ गलत करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। क्या आजोबा ने अपने मनमर्जी से घर सेल किया क्या? नहीं, डर के मारे या जान बचाने के बहाने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में। सो अल्टीमेटली दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक डाउट आ सकता है कि मैम इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट जो था फ्री कंसेंट वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे बन गया? है ना? डाउट मुझे ही आया, आपको नहीं आया क्या? सो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे बन गया? तो इसका आंसर है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आजोबा और गुंडू भाई एक सिचुएशन में इमेजिन करो, आजोबा ने प्रॉपर्टी के पेपर लिख के गुंडू भाई को दे दिया जान बचाने के लिए। अगर आजोबा किसी और को जब तक बोलेंगे ही नहीं कि उनके साथ गलत हुआ है तो पता चलेगा क्या? किसी को पता नहीं चलेगा। सो इट विल बी एज गुड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इट विल बी एज गुड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आजोबा बोलेंगे नहीं कि अरे मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, तब तक तो लोगों को ऐसे ही लगेगा ना कि आजोबा ने एज हो गई है इसके लिए कम दाम में उनकी जमीन सेल कर दी, क्योंकि देयर इज नो एडिक्वेसी बिहाइंड द कंसिडरेशन। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। आजोबा अगर 20 करोड़ का घर 20 लाख में गुंडू को सेल कर दे तो भी लोगों को क्या डाउट आने के चांसेस है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट। 20 लाख रुपया भी कंसिडरेशन माना जाएगा, 20 करोड़ रुपया भी कंसिडरेशन माना जाएगा, और 20 रुपया भी कंसिडरेशन माना जाएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी ना कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो ही उन्होंने कम दाम में सेल करी है। लोगों को लगेगा कि नॉर्मली इन्होंने एज हो गया इसके लिए कम दाम में जमीन सेल कर दी, लग सकता है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन को क्या वैलिड लग सकता है? लग सकता है जब तक
अनलेस एंड अनटिल अजोम्बा कुछ ना बोले किसी को, तब तक लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या लगेगा, वैलिड लगेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यही प्रॉब्लम है, जब तक अग्रीव पार्टी उनका प्रॉब्लम ना बोले या कोर्ट में स्यू ना करे या केस ना करे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखता है, वैलिड की तरह दिखता है। और अगर आजोबा ने कुछ कभी बोला ही नहीं तो वैलिड होके खत्म हो जाएगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड एंड कॉन्ट्रैक्ट विल कम्स टू एन एंड, है ना। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक पार्टी की तरफ से इन्फोर्सिबल है, कौन, आजोबा। इन्फोर्सिबल है मतलब क्या, आजोबा शांत बैठ के क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं। आजोबा ने अगर किसी को कुछ बोला ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड इन इटसेल्फ, और अगर आजोबा ने बोला तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, voidable contract, but not at the option of other or others। क्या गुंडू ने अभी जो करना है वो कर लिया, अभी कुछ कर सकता है वो गुंडू भाई, अभी कुछ नहीं करेगा, शांति से तमाशा देखेगा क्या हो रहा है, आजोबा का क्या नेक्स्ट स्टेप है ना। सो दैट वुड बी voidable contract. It is nothing but a contract which is enforceable at the option of one party but not at the option of other, that is voidable contract। voidable contract का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन I, 2I। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2H, एग्रीमेंट का सेक्शन है 2E, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2O नहीं 2J, वॉइडेबल का है 2I। सुसाइड केस में क्या वो कूद गया, कुछ नहीं, फिर सुसाइड माना जाएगा। बट सी वो तो एक सिचुएशन है, बट वहां पे तूने तेरा एग्जाम्पल लिया कि अगर गौरव रहता वो जगह पे तो वो डरता नहीं धमकी से, बट गौरव के जगह अगर कोई और रहता, लेट से गौरव के जगह मैं रहती और मुझे किसी ने बोला मैम ये पेपर पे साइन कर दो, मैं देखो मैं कूद जाऊंगा, तो आई वुड बी लाइक हाँ दैट शुड बी द एटीट्यूड विच इज गुड, बट आई वुड बी लाइक अरे नहीं बाबा ऐसा मत कर। तो मैं डर के मारे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो विदाउट फ्री कंसेंट माना जाएगा और वो वॉइडेबल माना जाएगा। हाँ एक चीज, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्या, पुराने बच्चे को लिए नहीं, नए नए बच्चों के लिए पूछ रही हूँ, मैं फास्ट समझा रही हूँ ऐसा लग रहा है तो मैं स्लो कर देती हूँ मेरी स्पीड, मैं फास्ट समझा रही हूँ ऐसा लग रहा है क्या तो मैं स्लो कर देती हूँ मेरी स्पीड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली खत्म नहीं करना है, तुमको समझाना है, ठीक है। हाँ बोलो नकुल, डाउट है, तू पहले क्लास में अटेंटिव रहना सीख, सोता है लेटता है कभी क्या, अच्छी बात है बुक में अंडरलाइन किया है, बट अगर जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब लोग अटेंटिव रहे। अच्छा मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी भी रिवीजन हुई है, फिर अच्छी बात है ना, बट बुरा थोड़ी है, अच्छा ही हो रहा है ना। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है बेटा, बहुत लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, इफ आई एम टेकिंग फीस फ्रॉम देम, मैं क्या उनसे आधी फीस थोड़ी ले रही हूँ आधा पढ़ाने के लिए, आई हैव टू कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड मैं तुम लोगों को भी इसके लिए बिठा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को उसका रिवीजन होना चाहिए। देखो आकांक्षा कितने अटेंटिवली, क्योंकि उसका सेकेंड थर्ड रिवीजन होगा बट इसमें भलाई नहीं, बुराई नहीं है, भलाई ही है। हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं अच्छा पढ़ती हूँ क्या, तो ऐसा बोला करो, अच्छा लगता है जरा, मेरे को ये सुनने मिलता है मैम लेट छोड़ते बहुत लिखवाते, ये कभी सुनने नहीं मिला आज तक, मैम अच्छा पढ़ाते हो, मैम समझा है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्या पता तुम लोग, ये शौनक तो कुछ बोलता ही होगा, मैम बहुत डांटते मेरे को, बहुत खड़ूस है। डांटने वाला काम ही करते, सब लोग डांटते हैं, कुछ भी सब लोग डांटते हैं। आज डाटा के बाद लेट आ जाता है।